हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, डिफरेंट जो एक्ट आए हैं उनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता कि एक्ट्स में क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा आइडिया हमें नाम के हिसाब से हो जाता है कि एक्ट्स में क्या डिफरेंस है। तो हम स्टार्ट करेंगे एक टाइमलाइन के हिसाब से कि इन एक्ट्स के पर्पस क्या थे, उस पर्पस के हिसाब से ही इनके नाम रखे गए हैं एक्ट के। जैसा हमें पता है कि 1757 और 1767 में बैटल ऑफ प्लासी हुई और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई। इन दोनों बैटल के बाद ब्रिटिशर्स ने अपने आप को इंडिया में फर्म ग्राउंड में स्टैब्लिश कर लिया था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरीके से रूलर बन चुकी थी, खासकर बंगाल वाले रीजन का, क्योंकि बंगाल वाले रीजन के ऊपर ब्रिटिशर्स की ज़्यादा नज़र थी, क्योंकि वहाँ पर एक तो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, और मणिपुर से जो है अलग अलग रिवर्स वहाँ पर आ रही थी। तो वो एक फर्टाइल लैंड था जहाँ पर वो इंडिगो की खेती कर सकते थे, स्पाइसेस हो गया, टी हो गया, अलग अलग चीज़ों की खेती, कॉटन हो गया, अलग अलग चीज़ों की खेती कर सकते थे। तो इसलिए ब्रिटिशर्स की नज़र शुरुआत से ही बंगाल के रीजन में इनिशियली थी। तो इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को फर्म ग्राउंड में स्टैब्लिश किया और हमें ये पता है कि 1765 से लेकर 1772 या 73 तक ड्यूअल गवर्नमेंट रहा है बंगाल के ऊपर ब्रिटिशर्स का। ठीक है, एक तो रेवेन्यू राइट्स थे, रेवेन्यू मतलब जो टैक्सेस से कलेक्शन होता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पास रख लिया था, और निजामत वाले राइट या दीवानी वाले राइट्स जो होते थे वो बंगाल के नवाब के पास थे। निजामत वाले राइट्स और दीवानी वाले राइट्स। ये निजामत वाले राइट्स मतलब लॉ एंड ऑर्डर, जो लॉ एंड ऑर्डर मतलब जस्टिस वगैरह, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, वो निजामत वाले राइट बंगाल के नवाब के पास थे। क्योंकि ये खर्चे वाला काम था, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला खर्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम तुम देखो, हम तो दीवानी, वो जो रेवेन्यू वाला मामला है ना, वो हम देखेंगे। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पास रख लिया था। तो ड्यूअल गवर्नेंस इस तरीके से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, लेकिन अब इस ड्यूअल गवर्नेंस में क्योंकि खजाना तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था बंगाल का, और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम सारे नवाब के थे, तो इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लेकिन कोई पावर नहीं थी, इनके पास पावर ही पावर थी लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स थे उन्होंने बहुत लूट मचाई, बहुत पैसा कमाया इस बीच, और ईस्ट इंडिया कंपनी लॉसेस में चली गई। लेकिन कंपनी के जो सर्वेंट्स थे वो मालामाल हो चुके थे, वो बहुत ज़्यादा पैसा लेके इंग्लैंड जा रहे थे। ठीक है, और वहाँ पर जस्टिफाई कर रहे थे कि हमें तो गिफ्ट्स मिले हैं, ठीक है, हम प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे। तो ये सारी प्रॉब्लम होने लगी थी। इस ड्यूरेशन में ईस्ट इंडिया कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी। बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये जो ब्रिटिश क्राउन है या ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो परेशान हो गई, टेंशन में आ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट दिया गया था इंडिया में ट्रेड के लिए, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है लॉसेस में जा रही थी, बहुत ज़्यादा बैंकरप्ट होने वाली थी। तो इसलिए ज़रूरी था कि इनको रेगुलेट करना, इनके अफेयर्स को। इनकी जो कारस्तानी थी, लूट मचा रखी थी इन्होंने, इनके सर्वेंट्स ने। ईस्ट इंडिया कंपनी लॉसेस में थी, सर्वेंट्स मजे कर रहे थे, ऐश कर रहे थे। तो इनको रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट आया वो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773। तो नाम से समझ में आ रहा है कि एक्ट का पर्पस क्या था। ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स को रेगुलेट करना था, उनके एक्शंस को रेगुलेट करना था कि जो उन्होंने लूट मचाई हुई है, ईस्ट इंडिया कंपनी बर्बाद हो रही थी लेकिन सर्वेंट्स मालामाल बनते जा रहे थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट उसी पर्पस से आया था। ठीक है, उसके बाद फिर जितने भी एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट उनका नाम नहीं रखा गया है क्योंकि पर्पस डिफरेंट था आगे आने वाले एक्ट का। ठीक है, उसके बाद हालांकि बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी पिट्स इंडिया एक्ट भी आया 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, इसका पर्पस क्या था पिट्स इंडिया एक्ट का? विलियम पिट्स उस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन थे। जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को के फंक्शंस को रेगुलेट कर रहा था, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था इंडिया के पॉलिटिकल अफेयर्स में, वो बस ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। पिट्स इंडिया एक्ट से क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया था। पिट्स इंडिया, विलियम पिट प्राइम मिनिस्टर जो थे ब्रिटेन के, उन्होंने डिसाइड करा कि नहीं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी
दीवानी राइट्स तो थे ही, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दो चीजें हो गई, एक तो ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, और एक पॉलिटिकल अफेयर्स हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट का मानना यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी है, उसे देश चलाना थोड़ी आता है। बिजनेस करना एक अलग चीज होती है, देश चलाना एक अलग बात होती है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कहना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्योंकि ट्रेडिंग कंपनी है, वो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए तो ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल अफेयर्स, किसी टेरिटरी को गवर्न करना, उसे चलाना, वो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट से इन दोनों फंक्शंस को डिवाइड किया गया। ठीक है, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें 6 मेंबर थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर्स, और जिसको हेड कर रहे थे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर हेड कर रहे थे। मतलब अब डायरेक्ट 1784 से ब्रिटिश गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो गया, डायरेक्टली पॉलिटिकल अफेयर्स में, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्वमेंट हो गया। उससे पहले नहीं था, उससे पहले केवल रेगुलेट कर रहे थे, इसलिए एक्ट का नाम डिफरेंट हो गया। और यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, 24 डायरेक्टर होते थे कंपनी के, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड चीजें देख रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से 2 हिस्सों में बट गया था ये। ठीक है, तो ये पिट्स इंडिया एक्ट था। उसके बाद ये जो चार्टर एक्ट आए हैं, चार्टर एक्ट बेसिकली जो ब्रिटिश क्राउन है, क्वीन है, वो चार्टर इशू करती थी, एक फरमान जारी करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडिंग राइट से रिलेटेड, कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल के और ट्रेडिंग राइट मिलते हैं। तो आपने जब चार्टर एक्ट पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा 20-20 साल के ट्रेडिंग राइट कंपनी को मिलते थे। रेगुलेटिंग एक्ट में भी 20 साल लिखा हुआ था, 20 ईयर्स, 20 साल के ट्रेडिंग राइट थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ठीक है, इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव राइट। इसीलिए 20 साल बाद जो है चार्टर एक्ट आया 1793 में, 20 साल बाद फिर से 20 और साल के लिए ट्रेडिंग राइट मिल गए ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में रूल करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। फिर 20 और साल के बाद 1813 में, फिर 20 और साल के बाद, तो चार्टर एक्ट आते चले गए 1833 में, 1853 में। तो इनका पर्पस क्या था? ये चार्टर एक्ट मतलब बेसिकली चार्टर थे, फरमान थे क्वीन के ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कि 20 और साल के लिए आप इंडिया में ट्रेड करो। इसलिए इन एक्ट्स का नाम था चार्टर एक्ट। 20-20 साल के लिए ट्रेडिंग राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलते जा रहे थे, इसलिए एक्ट्स का नाम चार्टर एक्ट था। ठीक है, और इनमें तो 20-20 साल था, बस इसमें 20 साल टाइम ड्यूरेशन डिफाइन नहीं किया गया था। 1853 का चार्टर एक्ट आया था, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग राइट तो दे दिए गए थे कि आने वाले सालों में भी आप ट्रेडिंग करो, लेकिन 20 साल मेंशन नहीं था। तो यहीं से हिंट मिल गई थी कि अब शायद ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय बाय बोलने वाली है। 1853 के एक्ट से हिंट मिल गई थी। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या है? देखो, टाइमलाइन से हम समझें चीजों को। 1858 में सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, क्योंकि इंडिया के ऊपर गवर्न कौन कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब 1857 का जब रिवोल्ट हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी को क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी है, वो इंडिया का गवर्नेंस ठीक से देख नहीं पा रही है और रिवोल्ट को संभाल नहीं पाई। इतना बड़ा रिवोल्ट हो गया, अब वो मैनेज नहीं कर पाए चीज़ों को, तो क्रिटिसाइज किया जा रहा था। तो फिर 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और ईस्ट इंडिया कंपनी को बाय बाय बोल दिया गया। ठीक है, इंडिया से, और ईस्ट इंडिया कंपनी फिर बंद हो गई। हुआ क्या? 1858 में जो पावर है ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रांसफर हो गई ब्रिटिश क्राउन को। मतलब इंडिया को अब डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन रूल करने लगा था, डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करने लगी थी इंडियन टेरिटरी को। उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी को अलग अलग एक्ट्स के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इंडियन टेरिटरी को रेगुलेट कर रही थी। लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी बीच से हट गई, डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर इंडियन टेरिटरी आ गई। और इसलिए पहला जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसे एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी बोलते हैं, एक्ट फॉर बेटर गवर्नेंस भी बोलते हैं, क्वीन प्रोक्लेमेशन एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली बात थी जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होगा तो इसका मतलब सीधा सीधा होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का मतलब वो किसी टेरिटरी के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होता है कि सरकार किस तरीके से काम करेगी उसके बारे में होता है। यहाँ पर ये चार्टर नहीं था, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन टाइप था कि अब इंडियन टेरिटरी का कॉन्स्टिट्यूशन ये है और इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडियन टेरिटरी चलेगी और सरकार इस तरीके से काम करेगी। तो वो एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन था।
तो इसलिए इस एक्ट का नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, चार्टर एक्ट नहीं था। चार्टर एक्ट तो एक फरमान था जो ब्रिटिश क्राउन किसको दे रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान दे रहे थे कि 20 और साल के लिए आप ट्रेड करो। अब क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी रही नहीं तो चार्टर एक्ट की बात ही खत्म हो गई, ठीक है। तो इसलिए आगे आने वाले एक्ट में बहुत सारे एक्ट का नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पड़ा। तो जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होगा किसी भी एक्ट का नाम, तो उस टेरिटरी के, इंडियन टेरिटरी के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होगा, सरकार किस तरीके से काम करेगी उसके बारे में होगा, ठीक है। उसके अलावा आगे आने वाले टाइम में काउंसिल्स एक्ट भी आए हैं, इंडियन काउंसिल्स एक्ट। तो जब भी एक्ट का नाम इंडियन काउंसिल्स एक्ट पड़ा है तो इसका मतलब सीधा सीधा है इंडियन काउंसिल्स एक्ट का कि जो वॉइस रॉय की काउंसिल होती थी या गवर्नर जनरल की काउंसिल होती थी, क्योंकि इससे पहले तो गवर्नर जनरल हुआ करते थे 1858 से पहले, उनकी काउंसिल होती थी जो लेजिस्लेटिव एक्शंस भी, कानून बनाना या एग्जीक्यूटिव एक्शन मतलब कोई डिसीजन लेना, क्या चीज़ें इंप्लीमेंट होगी, ठीक है, स्कीम्स वगैरह इंडिया में किस तरीके से चलेगा, सारे डिसीजंस वो ले रहे थे, ठीक है। और एक वॉइस रॉय, और यहाँ पर इसके बाद तो वॉइस रॉय हो गए, तो वॉइस रॉय की भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो गई, ठीक है, वॉइस, और उसके अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल भी थी। तो यहाँ पर जब भी इंडियन काउंसिल्स एक्ट आएगा तो वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं उनके मेंबर्स का नंबर बढ़ाने को लेकर, ठीक है, या उनके सब्जेक्ट मैटर को लेकर कि किन किन मामलों में वो डिसीजंस कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी काउंसिल्स में एक्ट आए हैं आगे जाके, ठीक है, जैसे 1893 काउंसिल्स एक्ट आए, तो बेसिकली क्या है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव काउंसिल में काउंसिल के मेंबर्स का नंबर बढ़ाने को लेकर या सब्जेक्ट मैटर को लेकर बात हो रही थी, या ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं हो रही थी कि इंडियन टेरिटरी कैसे गवर्न होगी, सरकार कैसे काम करेगी। यहाँ पर काउंसिल्स की पावर को लेकर मामला था, लेजिस्लेटिव काउंसिल या एग्जीक्यूटिव काउंसिल को लेकर, इसलिए एक्ट का नाम इंडियन काउंसिल्स एक्ट था। आगे जाके लास्ट में जैसे हमें पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी आया है, तो वो भी एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है। उसमें केवल काउंसिल की बात नहीं करेगी, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ब्रॉड एक्ट था। इंडियन काउंसिल्स एक्ट थोड़ा सा एक नैरो एक्ट है जिसमें काउंसिल के बारे में ज़्यादा बात हो रही है, लेजिस्लेटिव हो एग्जीक्यूटिव हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ओवरऑल सबके बारे में बात होगी, काउंसिल के बारे में भी बात होगी और टेरिटरी के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी बात होगी, मतलब कई चीज़ों के बारे में बात होगी, सरकार कैसे काम करेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इन एक्ट्स में डिफरेंस होता है, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड है। इन सारे एक्ट्स ने ही एक बैकग्राउंड तैयार करा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी 1946 में 2 साल 11 महीने 18 दिन उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लिए, तो उसने इन्हीं एक्ट से बहुत सारी चीज़ें ली हैं। 75% चीज़ें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली गई हैं, 75% चीज़ें हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए और भी आगे वीडियोस लेकर आऊँगा। थैंक यू।